नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। आरएलपी का आज हल्ला बोल राजधानी जयपुर में, उसी की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन आज राजधानी में देखने को मिला है। शहीद स्मारक से हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास की तरफ कूच किया, लेकिन इससे पहले सिविल लाइंस फाटक पर ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पेपर लीक मामले पर आरएलपी का ये जोरदार हल्ला बोल, सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए देखे गए। सीबीआई जांच की मांग की जा रही और हनुमान बेनीवाल को रास्ते में पुलिस ने रोका। आरएलपी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन जारी है। आरएलपी ने सिविल लाइंस फाटक तक कूच किया। पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। कार्यकर्ताओं और पुलिस में जोर आजमाइश की गई। कड़े सुरक्षा के इंतजामों के कारण कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन 3 और 4 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि शहीद स्मारक से आरएलपी के धरने का आगाज और यहां पर जुटे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में यहां से सीएम आवास की तरफ कूच किया गया। और साथ ही सीएम आवास की तरफ कूच के दौरान हनुमान बेनीवाल को उनके कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने सिविल लाइंस फाटक पर रोक लिया। उसी की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अलग अलग 5 तस्वीरें हैं। पेपर लीक पर हल्ला बोल, शहीद स्मारक पर धरना, मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच और बैरिकेडिंग पर चढ़े बेनीवाल, पुलिस से धक्का मुक्की की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी बीच हम आपको बता दें कि यहां पर बड़ी तादाद में आरएलपी के कार्यकर्ता जुटे थे। तो बड़ी तादाद में आरएलपी कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान बेनीवाल ने सिविल लाइंस फाटक पर धरना शुरू कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे राजधानी जयपुर का रुख करेंगे, जहां पर लगातार हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल वहां पर मौजूद हैं और पूरी की पूरी जो इस वक्त धरना प्रदर्शन का दौर है उसको आप दर्शकों तक पहुंचाते भी रही हैं। बाबूलाल, इस वक्त क्या चल रहा है सिविल लाइंस फाटक पर? क्योंकि आज हमने देखा कि बड़ी तादाद में आरएलपी के कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में हल्ला बोल के लिए जुटे थे। जी देखिए, करीब पौन घंटे तक आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन फाटक पर हंगामा किया। उसके बाद में पुलिस से उनकी धक्कामुक्की हुई। उन्होंने कोशिश की सिविल लाइन फाटक तक पहुंचने की, मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की, लेकिन पुलिस के कड़े इंतजामों के आगे वो सफल नहीं हो पाए। और अब आप देखिएगा तस्वीरों में कि आरएलपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब लौट रहे हैं। उन्होंने पुलिस को ज्ञापन दिया है और वहां से जो है वापस अब लौट गए हैं। बहुत कड़े इंतजाम किए गए थे पुलिस की ओर से। और हनुमान बेनीवाल की मांग ये थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनकी, और अगर जांच होती है तो जो बड़े लोग हैं, जो बड़े गुनहगार हैं, वो इसमें पकड़े जाएंगे। राजस्थान की जो पुलिस है वो साधारण आरोपियों को पकड़ रही है और जो बड़े लोग हैं वो बचे हुए हैं। लिहाजा वो युवाओं के दम पर ही सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश तो आज उन्होंने करी। वो शहीद स्मारक से लेकर के सिविल लाइन फाटक तक का करीब 1.5 किलोमीटर का ये दूर इलाका है, जहां तक वो पहुंचे। बड़ी संख्या में उनके साथ में युवा थे और उनके साथ में उन्होंने सिविल लाइन फाटक तक जो है शक्ति प्रदर्शन किया और सरकार को ये बताने की कोशिश की कि मैं अकेला नहीं हूं। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस को भी ये चेताया कि उनके बिना जो है राजस्थान में अगली सरकार नहीं बनेगी। एक कोशिश करी है उन्होंने, थर्ड फ्रंट को मजबूत करना चाहते हैं। चुनावी साल का आगाज हो गया और वो जानते हैं भली भांति कि जब तक युवा उनके साथ में नहीं आएंगे तब तक वो अपना दायरा, पार्टी का विस्तार नहीं कर पाएंगे। लिहाजा उन्होंने आज यहाँ पर हल्ला बोला है। अजमेर में वो प्रदर्शन करेंगे, इसके अलावा बालोतरा में भी उनका प्रदर्शन का कार्यक्रम है। तो आगाज किया है विधानसभा सत्र से पहले हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने जयपुर की सड़कों पर। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ थे। शहीद स्मारक पर करीब 3 घंटे तक उनकी यानी सभा हुई। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल का संबोधन हुआ और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। वो किसी भी तीसरी पार्टी को राजस्थान में खड़े होने देना नहीं चाहती, लेकिन उनकी कोशिश है कि वो युवाओं के दम पर, किसानों के दम पर एक ऐसी पार्टी का निर्माण करे जो आम जनता की आवाज को उठा सके। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस की मिलीजुली जो कुश्ती है उसकी वजह से तीसरी पार्टी यहाँ पर पनप नहीं पा रही है। लिहाजा वक्त आ गया है जब आम आदमी को, आम जनता को समझना होगा और उनके साथ इसे खड़ा होना होगा। एक और बात उन्होंने कही कि सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उनके साथ आते हैं तो वो 140 सीटें जीत सकते हैं।
तो अब चुनावों के मद्देनजर नेता बड़े बड़े दावे करेंगे, अपने पाले को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और इसी कड़ी में हनुमान बेनीवाल ने आज एक प्रयास किया, जब उन्होंने शहीद स्मारक से लेकर सिविल लाइन फाटक तक कूच किया और एक बड़ी रैली निकाली, युवाओं को साथ लिया और जो उनकी आवाज है उसको बुलंद करने की कोशिश की। तो आने वाले दिनों में जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी अपना दम दिखाएगी। लेकिन बाबूलाल, उनके इस बयान के मायने आखिरकार क्या हैं कि क्या ये संदेश देना चाह रहे हैं कि यहां तक तो वे पहुंच गए अपनी पार्टी को लेकर के, लेकिन अब अगर कोई बड़ा नेता उनके साथ बाबूलाल नहीं जुड़ता है तो एक थर्ड फ्रंट की जो बात है या फिर सीधे तौर पर चुनौती की बात है वो उतनी आसान नहीं है। जी देखिए, उनके साथ में अभी 3 विधायक उनकी पार्टी के, पुखराज गर्ग भोपालगढ़ से विधायक हैं, उनके जो भाई हैं नारायण बेनीवाल वो खीमसर से विधायक हैं, इसके अलावा इंदिरा बावरी जो कि मेड़ता की विधायक हैं। कई जगहों पर पिछली मर्तबा वो 3 नंबर पर रहे थे, बहुत अच्छे खासे वोट उन्हें मिले थे। पिछले 3-4 साल में हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश तो करी है, खुद वो सांसद भी हैं, बीजेपी के साथ में उनका अलायंस हुआ था, लेकिन ये गठबंधन टूट गया और अब वो अपनी नई संभावनाएं जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों को डराएंगे। पहली कोशिश तो उनकी यही होगी कि वो कांग्रेस या बीजेपी में से किसी एक पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो और सम्मानजनक संख्या में उनको सीटें मिले, और फिर वो अपना जनाधार और बड़ा करें और विधानसभा में उनकी इतनी सीटें आए कि वो दोनों ही पार्टियों को दबाव बना सके और उनकी यहाँ पर सत्ता में हिस्सेदारी हो। तो सत्ता में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए हनुमान बेनीवाल ने लड़ाई चालू की है, संघर्ष शुरू किया है। कई दिनों से धरने प्रदर्शन उनके चल ही रहे थे, लेकिन राजधानी जयपुर में ये पहला बड़ा प्रदर्शन था आरएलपी का। और बीजेपी के कार्यालय के ठीक सामने से होकर जब गुजरे आरएलपी के कार्यकर्ता, तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अनुमान ही बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं इस पार्टी में भले ही रहा हूं, लेकिन आज मैं अपने दम पर अपनी एक ताकत खड़ी कर चुका हूं। तो दोनों ही पार्टियों को डरा रहे हैं, वो अपना दमखम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो तीसरी पार्टी के तौर पे अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। 10-11 महीने बाद में जब राजस्थान में चुनाव होगा तो आरएलपी अगर अपना ठीक से वजूद कायम कर पाएगी तो हो सकता है वो एक यानी किंग मेकर बन जाए। अगर मान लीजिए कि कोई भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो फिर उनकी पूछ बढ़ जाएगी। जी, वो आगामी आखिरकार परिस्थितियां बाबूलाल क्या होगी उस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन आज की अगर हम बात करें, और देखिए नए साल में पहला बड़ा प्रदर्शन जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं आरएलपी का, उसमें हनुमान बेनीवाल जो चाहते थे, क्या वो संदेश देने में कामयाब रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस या फिर सरकार को सीधे तौर पर? जी बिल्कुल, आज का जो उनका आंदोलन है उसकी गूंज तो दूर तक सुनाई जरूर देगी, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ गया है। ऐसी सूरत में सतीश पूनिया ही अब माना यही जा रहा है कि वो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में लड़ाई अब और बढ़ेगी। बीजेपी में सतीश पूनिया अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे, चुनावी साल में वो अध्यक्ष रहेंगे तो अब उनका कुनबा और बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर वो अध्यक्ष रहते हैं तो फिर उनके घर पर भीड़ बढ़ेगी, कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ेगी, जिनको टिकट पाने हैं वो सतीश पूनिया के साथ खड़े रहेंगे। तो उनकी जो यानी सतीश पूनिया की जो सोच है, उनका जो समर्थन हासिल करने के लिए जो नेता हैं वो उनके दरवाजे पर जरूर जाएंगे। तो सतीश पूनिया एक बड़े नेता बनकर के उभरेंगे। कांग्रेस की जहां तक बात है तो गोविंद डोटासरा पीसीसी के चीफ हैं, वहां पर अब आगे क्या होगा संगठन में ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी भी डोटासरा मजबूत है जमीन पर। दोनों ही पार्टियों के बीच में हनुमान बेनीवाल अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं और वो ऐसे लाइक माइंडेड नेताओं को अपने साथ लेना चाहते हैं जिनका धरातल मजबूत हो, जो सीटें जिता सकते हो। तो ऐसे नेताओं पर उनकी निगाहें हैं। वो ये देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी से जो वजूद वाले नेता नाराज हैं उनको वो अपने साथ में लेकर के और एक ऐसी फोर्स खड़ी कर लें जो कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा कर सके। लिहाजा उन्होंने आंदोलन का आगाज किया है। विधानसभा का घेराव भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो बजट का सत्र आ रहा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इसी के दम पर हनुमान बेनीवाल 1-2 आंदोलन अगर और करते हैं जयपुर में तो वो राजस्थान की जनता में, खास तौर से जो युवा और किसान हैं, उनके बीच में अपनी पार्टी की जड़ें गहरी करने की कोशिश करेंगे। उनके जो विधायक है विधानसभा में हल्ला बोलेंगे और जो कथित जनविरोधी नीतियां हैं अशोक गहलोत सरकार की, उनको बड़ा इश्यू बनाएंगे। साथ ही बीजेपी के लिए भी एक यानी कि चेतावनी देने वाली खबर है कि हनुमान बेनीवाल के साथ में अगर युवा और किसान जुड़ते हैं तो फिर बीजेपी
यानी कांग्रेस के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको अनुमान जो है अपनी तरफ ले जा सकते हैं। तो बीजेपी को भी सोच समझ करके रणनीति बनानी पड़ेगी और आने वाले दिनों में अब सारी की सारी सियासी पार्टियां हैं वो जनता के बीच में आपको खड़ी दिखाई देंगी, क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में एक एक महीना 15-15 दिन के अंतराल में आपको आंदोलन होते हुए दिखेंगे, क्योंकि सभी पार्टियां अपना संगठन मजबूत करना चाहती हैं। बाबूलाल, बीजेपी कांग्रेस पहले से ही चुनावी मोड में नजर आ रही है, लेकिन अगर आरएलपी की बात करें, हनुमान बेनीवाल की खासतौर पर बात करें तो आज जो जयपुर से आगाज उन्होंने प्रदर्शन का किया और एक के बाद एक जो कार्यक्रम उन्होंने बताए हैं प्रदर्शन को लेकर के, क्या ये माना जाए कि अब आरएलपी भी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है? क्योंकि वहां पर भी यानी कांग्रेस में भी अपनी दिक्कतें हैं। सचिन पायलट प्रदेश भर के दौरे करके अपनी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए दिख रहे हैं, तो सतीश पूनिया के लिए भी अभी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। अब जब उनका कार्यकाल बढ़ेगा तो फिर उसके बाद में जो पार्टी में क्या विरोध के जो सुर कभी कभी दिखाई और सुनाई पड़ते थे, क्या वो कंटिन्यू रहते हैं, तो अभी देखने वाली बातें होंगी। सब भविष्य गर्भ में है, लेकिन आने वाले 1-2 महीने में सारी चीजें अब राजस्थान की जो सियासी सरगर्मियां हैं राजनीति में और बढ़ती हुई दिखेंगी, क्योंकि जेपी नड्डा का माना यही जा रहा है कि 23 जनवरी को वो जयपुर आ सकते हैं। जो पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है उसमें हिस्सा लेने के लिए 28 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी का भीलवाड़ा जिले में आने का कार्यक्रम है, भगवान देवनारायण की जयंती के मौके पर। बिल्कुल बाबूलाल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। अजमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अजमेर में एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल की आज कोर्ट में पेशी हुई है। 2 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने के आरोपी दिव्या मित्तल को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया, जहां पर एसीबी कोर्ट ने दिव्या मित्तल को 3 दिन के रिमांड पर सौंप दिया है। 20 जनवरी को अब दिव्या मित्तल की अगली पेशी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिजीत दवे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिजीत, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? 3 दिन का रिमांड सौंपा गया है। देखिए, बिल्कुल जयपुर एसीबी की टीम शाम करीब 3:45 बजे दिव्या मित्तल को लेकर अजमेर एसीबी कोर्ट पहुंची, जहां पर अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से जो न्यायाधीश थे एसीबी के संदीप शर्मा, उनके सामने तर्क दिए गए। एसीबी ने 4 दिन का रिमांड मांगा था। उनका एक तर्क था कि इस पूरे केस में कुछ और डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है, जिसको दिव्या मित्तल से बेहद अहम रहेगी इस केस की फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिहाज से। जबकि जो डिफेंस था, जो बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया था कि चूंकि बरामदगी कुछ भी होना बाकी नहीं है। और दूसरी बात, जो कल एसीबी ने 3 से 4 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था, उस सर्च ऑपरेशन की क्या कुछ रिपोर्ट रही है, वो आज जब एसीबी ने दिव्या मित्तल को कोर्ट में पेश किया तो उसकी रिपोर्ट भी पेश नहीं की। तो आधी अधूरी तैयारी के साथ एसीबी जो है वो कोर्ट में पहुंची है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो घूस मांगने की आरोपी एएसपी दिव्या मित्तल आज जिसे कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने इसे 3 दिन के रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया। अब एसीबी लगातार पूछताछ करेगी आरोपी दिव्या मित्तल से। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर 2.5 साल के एक मासूम बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई और इस पूरे मामले को लेकर श्रीगंगानगर पुलिस लगातार जुटी हुई है कि इस मासूम बच्चे की शिनाख्त की हो जाए। ये बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने। रेलवे स्टेशन समेत पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। श्रीगंगानगर से दिल्ली जाने वाली तमाम ट्रेन से अभी सुराग जुटाने की कोशिश की जा रही है और दिल्ली जाने वाली ट्रेन से शव को फेंके जाने की अभी आशंका है। प्राथमिक जांच में बच्चे के साथ दुष्कर्म होने की आशंका को नकारा गया है। हालांकि 2.5 साल के मासूम बच्चे की शिनाख्तगी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में रखी है, जहां पर राजस्थान क्रिकेट संघ में कार्यभार ग्रहण समारोह कल आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि कल आरसीए की नई कार्यकारिणी पदभार ग्रहण करेगी। यह बड़ी जानकारी। सुबह 11 बजे पदभार ग्रहण करने का कार्यक्रम आयोजित होगा। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत अपना पदभार संभालेंगे। कल एक समारोह पूर्वक यह कार्यक्रम होगा। उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौड़, सचिव भवानी सामोता पदभार ग्रहण करेंगे। साथ ही कोषाध्यक्ष रामपाल शर्मा, कार्यकारिणी के सदस्य फारूक अहम पदभार ग्रहण करेंगे और संयुक्त सचिव पद पर राजेश भड़ाना को इस बार चुना गया है, तो वे भी अपना पदभार संभालेंगे। आरसीए की पूरी जो एकेडमी, आरसीए एकेडमी स्थित ऑफिस में ये पदभार ग्रहण कार्यक्रम होगा। पूरी की पूरी कार्यकारिणी वैभव गहलोत के नेतृत्व में पदभार ग्रहण करेगी। आरसीए से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है, आरसीए के नव निर्वाचित अध्यक्ष वैभव गहलोत एक बार फिर से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। लगातार ये दूसरा मौका वैभव गहलोत के लिए जब वे आरसीए में अध्यक्ष चुने गए हैं।
और इसी बीच कांग्रेस के खेमे से बड़ी जानकारी, जहां राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कल देवगढ़ के दौरे पर होंगे और बड़ी जानकारी यह है कि सुबह 9:30 बजे गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर से देवगढ़ के लिए रवाना होंगे। दोपहर को 1 बजे देवगढ़ में कार्यक्रम है, जहां पर शरीक होंगे डोटासरा। राजीव गांधी कांग्रेस भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर को 3 बजे देवगढ़ से वापस जयपुर के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी जानकारी है, पीसीसी के जरिए जानकारी सामने आ रही है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को लेकर के। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है श्री गंगानगर से, जहां पर नशीली दवाओं के तस्कर को सजा सुनाई गई है। नशीली दवाओं के सौदागर को यह बड़ी सजा सुनाई गई है, 10 साल की कैद। कोर्ट ने तस्कर अमरजीत सिंह पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। युवाओं को किस तरीके से नशे के दलदल में ये धकेलते हैं इस तरह के सौदागर और इस तरह के तस्कर, इस पर कोर्ट ने आखिरकार सुनवाई पूरी की और इसे सजा सुनाई है। 12,000 नशीली टेबलेट्स के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा था ये तस्कर। एक तस्कर की ट्रायल के दौरान मौत हो गई, 2 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े थे, लेकिन जो दूसरा तस्कर है उसको अब सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से कर दिया गया है। श्री गंगानगर की एनडीपीएस कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ 10 साल की सजा सुनाई गई है। और इसी बीच आगे बढ़ते हुए डूंगरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एक शव पेड़ से लटका मिला। बुजुर्ग का जंगल में शव पेड़ से लटका मिलने की जानकारी सामने आ रही है। रामसागरा थाना इलाके में रामसागरा गांव की घटना है। सुबह से ये बुजुर्ग लापता थे और उनका शव बरामद हुआ है। पुलिस ने जिला अस्पताल के मोर्चरी में शव रखवाया है। मामले की जांच अभी बहरहाल पुलिस कर रही है। ये संदिग्ध मौत का पूरा मामला, जिसमें अब आखिरकार ये हत्या है या फिर आत्महत्या, इसके कारणों का भी खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। और इसी बीच शेखावटी इलाके से जानकारी सामने आ रही है। झुंझुनू से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है। सूचना के बाद मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची है। शव को बीडी के अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। पूरा की ढाणी रेलवे फाटक के पास ही हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसा है। बड़ी खबर है इस वक्त की, झुंझुनू से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत होने की खबर है। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच जारी है। और इसी बीच बीकानेर के नौखा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिजली की समस्या को लेकर के यहां पर जगला जीएसएस पर तालाबंदी की गई है। ग्रामीणों ने कर्मचारी को अंदर बंद कर दिया है। कम वोल्टेज और बिजली के लगातार आवाजाही से बार बार जो बिजली कटौती हो रही है, उससे ग्रामीण परेशान हो गए हैं। ग्रामीण नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग यहां पर कर रहे हैं। बार बार ट्रिपिंग होने से नलकूपों की मोटर जल जाती है और इससे काफी नुकसान ग्रामीणों को होता है। किसानों को भी आर्थिक नुकसान इससे हो रहा है। समस्या से परेशान ग्रामीणों ने मौके पर धरना लगा दिया। यहां पर समस्या यह है कि ट्रांसफार्मर पुराना हो गया है, ट्रिपिंग की समस्या बढ़ गई है और जिससे वोल्टेज कम ज्यादा होते हैं, इससे कई बार जो मोटर है वो जल जाती है और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच पोखरण इलाके से बड़ी जानकारी बता दें। पोखरण थाने का गेट बंद करके थाना परिसर में ही व्यापारियों और भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन किया। देखिए तस्वीरें। और यहां पर आपको बता दें कि जमकर प्रदर्शन, नारेबाजी का दौर चला है। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने लूट, डकैती, चोरियों का खुलासा नहीं करने पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की है। लोग थाने में पहुंच गए और इसके बाद उन्होंने गेट पर ताला लगा दिया, बंद कर दिया। और व्यापारियों ने शहर के बाजार बंद रखे। यहां पर पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी, भाजपा नेता महेंद्र प्रतापपुरी के नेतृत्व में गांधी चौक से पुलिस थाने तक एक जुलूस के तौर पर रैली निकाली गई। कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और नेता थाने पहुंचे थे। पोखरण थाने में इन्होंने प्रदर्शन किया है। पुलिस को सीधी चुनौती देते हुए देखिए थाने के भीतर प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। इसकी जो कार्य प्रणाली है वो किसी से छपी हुई नहीं है, वो सबके सामने आ चुकी है। देखिए हम तो जनता के नुमाइंदे हैं और जिस जगह तकलीफ में आती है पब्लिक में चोरी होती है तो जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें उसकी पैरवी करनी पड़ती है। पोखरण के अंदर लगातार जो चोरियां हो रही थी और किसी भी चोरी पर जाकर के संतुष्टिजनक कार्यवाही नहीं हुई, तब आज हम सबको व्यापारियों को यहाँ आना पड़ा। यहाँ आने के बाद भी पुलिस का रवैया जो था वो हमें बहुत खेद हुआ।
तो वहीं दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज के बाहर आज युवाओं की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि कॉलेज में बिना अनुमति प्रवेश करने की कोशिश की गई तो पुलिस ने रोका और इसी दौरान यहां पर आपस में भिड़ंत भी हुई है। इस दौरान पुलिस ने पहले समझाइश की, लेकिन जब यहां पर ये लड़के नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, भीड़ को तितर बितर किया, जिस पर छात्र संघ अध्यक्ष संजय सिंह गुर्जर आक्रोशित हो गए। वे सड़क पर आकर बैठ गए और इस दौरान सभी युवाओं को कॉलेज के अंदर प्रवेश दिलाने की मांग करने लगे। इसके बाद बड़ी संख्या में बिना अनुमति के युवा कॉलेज में प्रवेश कर गए। आपको बता दें कि कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें केवल 150 अतिथियों को बुलाने की अनुमति थी। हालांकि विवाद के बाद बड़ी संख्या में कार्यक्रम में लोग पहुंचे और यह कार्यक्रम हो गया है। तो वहीं भीलवाड़ा जिला कारागृह में जेल कर्मियों की ओर से वेतन विसंगतियों को दूर करने समेत अन्य मांगों को लेकर के मैस का बहिष्कार करते हुए भूख हड़ताल की जा रही है। पिछले 5 दिनों से लगातार ये भूख हड़ताल जारी है और इस आंदोलन में बिना खाए आंदोलन कर रहे भीलवाड़ा जिले में अब तक 14 जेल कर्मचारियों की हालत बिगड़ी है। जिला कारागृह भीलवाड़ा के साथ ही प्रदेश भर के जेल कर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भीलवाड़ा के जेल के कार्मिक 13 जनवरी से जेलर मुकेश के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन मैस का बहिष्कार कर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। जेल कर्मचारियों से बात की हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने, उनकी परेशानियों को जाना, क्या चाहते हैं आप भी सुनिए। कार्मिकों द्वारा लगातार 5वें दिन से हड़ताल की जा रही है, मैच का बहिष्कार किया गया और भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पर अपने कर्तव्य का पालन भी कर रहे हैं। हमारे साथ जेलर हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या मांगे हैं आपकी? लगातार 5 दिन हो गए हैं, भूख हड़ताल भी की गई, 4 जने एडमिट भी हुए, एक को डिस्चार्ज भी करा लिया गया, क्या स्थिति है अभी? अभी लगातार हम अनिश्चितकालीन मैच बहिष्कार पर बैठे हुए हैं। हमारे समस्त साथी, समस्त कार्मिकगण, जिला कारागृह भीलवाड़ा के समस्त कार्मिकगण दिनांक 13 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन मैच बहिष्कार पर बैठे हुए हैं। हमारी मांगे यही है कि हमारे जो वेतन है, वेतन भत्ते आदि समस्त पुलिस और आरएसए के समान हो। 1998 से जो वेतन में विसंगति बनी आ रही है और बढ़ती जा रही है, वो एक बराबर लेवल पर हो जाए, वेतन विसंगति दूर हो जाए और हमारा सबका वेतन बराबर हो जाए। भविष्य में भी जब भी कोई वेतन बढ़ोतरी होती है तो वो भी इनके समान ही हमारी बढ़ती जाए, ये हमारी मांगे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं जो इस संघर्ष में इनके साथ हैं। नवीन जी है। नवीन जी, क्या कोई बातचीत हुई, कोई आश्वासन आप लोगों को दिया गया अभी तक? सर, 13 जनवरी से हम लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे भूखे रहकर कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और लगभग 110 घंटे हमको हो गए हैं। हमारे 4 साथी इस जिले से और कल की स्थिति में 14 साथी भीलवाड़ा जिले से, कुल 14 साथी हमारे हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई मजबूत कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि एक उम्मीद की किरण है कि आज शाम को मुख्यमंत्री साहब से डीजी साहब ने अपॉइंटमेंट लिया है और शाम को कुछ वार्ता होने का है, तो उसमें कुछ समाधान हो जाए। तब तक हम लगातार हमारे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो जाएगी। जैसे कि इन्होंने बताया कि शहर से 4 जने और जिले से कुल मिला के 14 जने एडमिट हो चुके हैं, एक को डिस्चार्ज भी करा लिया गया है। आज डीजी साहब ने कहीं ना कहीं एक कदम बढ़ाया है, सीएम अशोक गहलोत से इनकी वार्ता भी है। शाम तक कोई नतीजा नहीं आता है तो ये लगातार जैसे अभी बैठे हैं, मैच का बहिष्कार कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर वैसे ही बैठे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।